गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल में सॉफ्टवेयर टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। बिना हार्डवेयर के एक कंप्यूटर की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक वैसे ही बिना सॉफ्टवेयर के किसी भी कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो आज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं और किस तरह से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक सॉफ्टवेयर। तो यहाँ सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जिसे आप केवल देख सकते हैं और उसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से इसे फिजिकल टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर यूज़र की नीड के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी बड़ी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर अलग तरह का हो सकता है, तो एक साधारण और एक आम इंसान के लिए सॉफ्टवेयर अलग तरह का हो सकता है। इन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स भी कहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बड़ी ही आसानी से आपको इंटरनेट की हेल्प से फ्री में मिल जाते हैं, पर कुछ सॉफ्टवेयर के लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी फोटो पर कार्य करना है, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है या कोई वीडियो को आपको देखना है, तो ऐसी सभी कार्यों के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे वो बड़ी ही आसानी से आपको बिना चार्ज के मिल जाते हैं। पर कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए या स्पेशल वर्क के लिए आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाने पड़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हेल्प से ही बन सकते हैं, जिसके लिए यूज़र को बहुत बड़ा चार्ज पे करना होता है। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसी कड़ी है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या उसे प्रॉपर वर्क करने के लिए ज़रूरी है। हार्डवेयर तभी सही तरीके से कार्य करते हैं जब किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया गया हो। अब हमें यहाँ इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही समझा कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप होता है। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर में से आप हार्डवेयर को निकाल दें तो सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं होगा, और यदि आप सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर से निकाल दें तो हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं होगा। देखने में यह बिल्कुल एक डिब्बे की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सॉफ्टवेयर भी तभी कार्य करते हैं जब एक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स जो आप यूज़ करने वाले हैं, आप इन्हें प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। और भी कई कार्यों के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंप्यूटर को चालू करना, उसे बंद करना, किसी लेटर को टाइप करना, चार्ट बनाना, प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करना, किसी इमेज पर कार्य करना, डेटा को मैनेज करना या फिर इंटरनेट को यूज़ करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आज वर्तमान में हम स्मार्टफोन्स का भी यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन्स में भी हम अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें अनइंस्टॉल और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स को समझते हैं। यहाँ सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और लास्ट कैटेगरी जो है उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब एक एक कैटेगरी को हम डिस्क्रिप्टिवली समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी कंप्यूटर में हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अब आपने एक कंप्यूटर में अलग अलग तरह की हार्डवेयर को लगा हुआ देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर भी देखा होगा, साथ ही साथ आपने
कीबोर्ड, माउस और भी अलग अलग तरह की डिवाइसेस को लगे हुए देखा होगा। ये सभी हार्डवेयर तभी प्रॉपर तरीके से कार्य कर सकते हैं जब इनके सॉफ्टवेयर सही तरीके से कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए हों। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका मेन काम केवल हार्डवेयर को मैनेज करना होता है और उन्हें कंट्रोल करना होता है। अगर किसी कीबोर्ड को आप यूज कर रहे हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को यूज ना किया जा रहा हो तो कीबोर्ड प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में किसी भी हार्डवेयर को प्रॉपर तरीके से कार्य कराने के लिए या सही तरीके से यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर को शामिल किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक यूजर और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में ब्रिज का कार्य करता है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपके पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल ना किया गया हो तब तक आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम समझें तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए या उसे चालू करने के लिए, उसे बंद करने के लिए, प्रॉपर तरीके से कार्य कराने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए सपोर्टिव पार्ट होते हैं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होता है तब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य भी हैं जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, उसके बाद नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और डिवाइस ड्राइवर्स। जब एक यूज़र किसी कंप्यूटर पर कार्य करता है तो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से वह इनपुट सिग्नल्स को कंप्यूटर में डिलीवर करता है। ये सिग्नल्स तभी प्रॉपर तरीके से कार्य करेंगे जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया गया हो। उसके बाद हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड डिस्क या अदर मेमोरी डिवाइसेस को भी यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से मेमोरी में फाइल को स्टोर करना है, ये मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। डिस्क और फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद यदि आपने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के रखा है या आप इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात आती है। तो कंप्यूटर जैसा कि हम जानते हैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज में और साथ ही साथ जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है वो सिक्योरिटी का होता है। मतलब आप जब कोई फाइल बनाते हैं तो उन फाइल्स को कोई दूसरा अनऑथोराइज्ड पर्सन यूज़ ना कर सके, ना ही उन्हें डिलीट कर सके और ना ही उन डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ कर सके। ऐसी कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप प्रिंटर को यूज़ कर रहे हैं, स्कैनर को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी अलग डिवाइसेस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उन सभी डिवाइसेस के ड्राइवर्स को या उन सभी डिवाइसेस के सपोर्टिंग फाइल्स को मैनेज करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कंपाइलर पर। कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। जब हम किसी भी तरह के प्रोग्राम पर कार्य कर रहे होते हैं या किसी भी प्रोग्राम को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तब उस प्रोग्राम को एक बार हम चला कर देखते हैं।
अगर उस प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई फाइल या कोई एक्सटेंशन या कोई ऐसी गलती कोई यूज़र कर देता है, तो उन सभी गलतियों को या एरर्स को रीड करने का काम कंपाइलर करता है। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है जो 0-1 के फॉर्मेट में ही सिग्नल्स को रीड कर सकती है। तो यहाँ पर जितनी भी हम कोडिंग करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए हम जितनी भी कोडिंग करते हैं, उन सभी कोडिंग को हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं। जब हमारा प्रोग्राम सही तरीके से तैयार हो जाता है तो उसे कंपाइल किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाने के बाद उसे दोबारा से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका प्रोग्राम सही है तो एक बार कंपाइल की हुई फाइल को आसानी से रन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई भी एरर है, जैसे मान लीजिए कि आपको स्लैश का यूज़ करना था या किसी कैरेक्टर को आपको लिखना था पर आप उसे लिख नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में आपको एक एरर मैसेज शो किया जाएगा। उस एरर को रेक्टिफाई कर देने के बाद, सुधार देने के बाद आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर कंपाइलर जो है वो एक ट्रांसलेटर होता है जो एक यूज़र और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच सिग्नल्स को या कमांड्स को ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। उसके बाद हम यहाँ इंटरप्रेटर की बात करते हैं। इंटरप्रेटर भी सेम कंपाइलर की तरह ही कार्य करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जब भी कोई भी यूज़र किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को डिलीवर करता है, तो यहाँ हर एक इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक रीड किया जाता है और रीड करने के बाद इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर की तरह ही कार्य करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इसके बाद हम यहाँ असेंबलर की बात करते हैं। असेंबलर ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें असेंबली लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज को यहाँ असेंबलर का जो मेन कार्य होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का होता है। यहाँ हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ जितने भी प्रकार के कोड या इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ये सारे के सारे कोड या इंस्ट्रक्शन निमोनिक कोड्स कहलाते हैं, जिसमें अगर आपको किसी दो नंबर को जोड़ना हो तो आपको यहाँ ऐड वर्ड को यूज़ करना होगा। अगर दो नंबर्स को आपको माइनस करना हो तो SUB कैरेक्टर को यूज़ करना होगा। इन कैरेक्टर्स को हम निमोनिक कोड कहते हैं। इन निमोनिक कोड्स को बाइनरी कोड में चेंज करने का काम असेंबलर ही करता है। इसके बाद हम समझते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक यूज़र कंप्यूटर पर अलग अलग तरह के कार्य करता है, जैसे किसी इमेज को बनाता है, किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, और भी अलग अलग तरह के कार्य एक यूज़र करता है। हम कभी कभी गाने भी सुनते हैं, कभी हम डेटा मैनेजमेंट भी करते हैं, हम टेबल भी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी करते हैं, प्रेजेंटेशंस को भी क्रिएट करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जिनका यूज़ एक यूज़र अपने कार्यों को करने के लिए यूज़ करता है, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में ऐप भी कहते हैं। हम अपने स्मार्टफोन्स में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ऐप के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक, MS पेंट,
DTP सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इन सभी सॉफ्टवेयर्स को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से ही जानते हैं। सरल शब्दों में हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं जो एक यूज़र का कार्य आसान बनाते हैं। एक यूज़र बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किए कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसके बाद हम यहाँ समझते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सामान्य तौर पर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर की सर्विसिंग करते हैं। कभी कभी हम जब बाइक चलाते हैं या किसी गाड़ी को जब हम यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी या बाइक कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट करने लगती है। ऐसी स्थिति में हम उस बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, जिसके लिए हम उसे सर्विस सेंटर ले जाते हैं। ऐसे ही जब कंप्यूटर में आप कंप्यूटर को लगातार यूज़ करते रहते हैं तो कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर में कुछ एरर जनरेट होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके अपने कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग कैपेसिटी को या उसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी एरर भी आ जाती हैं जिन्हें रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक उन्हें रिपेयर नहीं किया जाएगा तब तक उनकी कार्य क्षमता या वर्किंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। ऐसी कंडीशन में हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर सिस्टम की सर्विसिंग करनी होती है। ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले डिस्क डिफ्रैगमेंटर, स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर्स और वायरस स्कैनर, डिस्क क्लीनर जैसे सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो मेन यूज़ है वो कंप्यूटर को सर्विसिंग प्रोवाइड करना है, ताकि कंप्यूटर की सर्विसिंग होती रहे और कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करता रहे। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्क डिफ्रैगमेंटर के बारे में समझते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल कराते हैं, विंडो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जब हम विंडोज़ को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कराते हैं तब यहाँ पर एसेसरीज में हमें कुछ सिस्टम टूल्स में ये सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो है उसे समझना बेहद आसान है। देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर को पहली बार जब यूज़ करते हैं, फर्स्ट टाइम मान लीजिए कि आपने एक कंप्यूटर मार्केट से लिया, तब आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम फ्रेश मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपको स्टोरेज डिवाइस, आप किसी भी स्टोरेज डिवाइस को जब आप यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में जो स्टोरेज आपको दिया गया है हार्ड डिस्क के तौर पर, जब आप उसे यूज़ करते हैं किसी फाइल को सेव करने में, तो फाइल जो है अलग अलग सेक्टर या ट्रैक्स में जाकर सेव हो जाती है। अब मान लीजिए कि एक लंबे दौर के बाद आपने लगातार कंप्यूटर को यूज़ किया और कई तरह की फाइल्स और फोल्डर को आपने अपनी मेमोरी ब्लॉक्स में सेव किया है। अब ऐसी स्थिति में जब आप लंबे समय के बाद किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो डिस्क में जिस जगह पर या जिस सेक्टर में उस फाइल को स्टोर किया गया था वो सेक्टर डिलीट करने के दौरान खाली हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि आपने किसी नई फाइल को क्रिएट किया और उस फाइल का साइज बहुत बड़ा था, तो होता ये है कि जब आप उस फाइल को सेव करते हैं तो ये खाली ब्लॉक जो मेमोरी में हो गया था, सबसे पहले फाइल को इस खाली ब्लॉक में सेव किया जाता है और आपका कंप्यूटर सिस्टम ये चेक करता है कि ऐसे खाली मेमोरी ब्लॉक्स डिस्क में कहाँ हैं। तो सबसे पहले उस ब्लॉक में डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। अगर मान लीजिए कि इस मेमोरी ब्लॉक में आपका फाइल सेव नहीं हो रहा है तो इस फाइल का जो रेस्ट पीस बच जाता है उसे बाकी दूसरे ब्लॉक्स में सेव किया जाता है। ठीक होता यह है कि जब आप दोबारा से उस नई बनाई हुई फाइल को ओपन करते हैं तो अलग अलग ब्लॉक्स से इन फाइल्स को उठाया जाता है। यहाँ पर ब्लॉक्स का जो फंडा है वो ये है कि यहाँ
डिस्क डीफ्रैगमेंटर करता ये है कि डिस्क को पूरी तरह से चेक करता है और चेक करने के बाद डिस्क में, मेमोरी डिस्क में जितने भी ऐसे खाली ब्लॉक्स बीच बीच में रह गए हैं या जिन फाइल को आपने डिलीट कर दिया है और डिलीट कर देने के बाद आपकी मेमोरी में छोटे छोटे ब्लॉक्स बन गए हैं, इन सभी ब्लॉक्स को हटा करके सारी की सारी फाइल्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है, जिससे जितनी भी फाइल्स आपकी डिस्क में फैली हुई थी, यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी, उन सभी को उठाकर प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पर रख दिया जाता है, जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड भी तेज हो जाती है और आप कम समय में ज़्यादा अच्छा कार्य अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ समझते हैं डिस्क क्लीनअप। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब एक यूज़र काफ़ी समय तक अपने कंप्यूटर को यूज़ करता रहता है या अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट जैसी सेवाओं का यूज़ करता है, तो आपके कंप्यूटर में कई ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जिन्हें हम टेम्परेरी फाइल्स के नाम से जानते हैं। ये फाइल्स आकर के अनावश्यक आपकी मेमोरी डिस्क पर जगह को घेर लेती हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो चलने लगता है। तब ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा हार्ड डिस्क ड्राइव है जिसका साइज छोटा है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो हैंग करने लगता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। ऐसी स्थिति में डिस्क क्लीनअप ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए। ये भी आपको एक्सेसरीज के अंदर ही ये ऑप्शन दिया जाता है, जिसकी हेल्प से आप डिस्क को क्लीन कर सकते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐसी सारी फाइल्स जो आपके काम की नहीं है, ना ही जिन्हें आप कभी ओपन करते हैं, ना ही इन फाइलों का आपके लिए कोई यूज है, इन सभी फाइलों को, इन सभी टेम्परेरी फाइल्स को इस ऑप्शन की हेल्प से आप हटा सकते हैं और अपने डिस्क पर मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपके कंप्यूटर की जो एबिलिटी है, कंप्यूटर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, उसे भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ डिस्क क्लीनअप कौन कौन से कार्य करता है, यहाँ हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं जिन्हें आप कभी ओपन नहीं करते, जो आपके काम की नहीं है, उन सभी फाइल्स को हटा दिया जाता है। उसके बाद अस्थायी इंटरनेट फाइल्स, जिन्हें हम टेम्परेरी इंटरनेट फाइल के नाम से भी जानते हैं, ऐसी टेम्परेरी फाइल्स आपकी मेमोरी या आपकी डिस्क में जगह को घेर लेती हैं। इन सभी फाइल्स को हटाने का काम भी डिस्क क्लीनअप के द्वारा किया जाता है। उसके बाद टेम्परेरी विंडोज फाइल, अगर मान लीजिए आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तब ऐसी कंडीशन में भी कई बार जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं तब टेम्परेरी फाइल्स जनरेट हो जाती हैं और आपकी कंप्यूटर की वर्किंग एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं। ऐसी स्थिति में आपको डिस्क क्लीनअप ऑप्शन का यूज करना चाहिए। उसके बाद डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, जब आप किसी भी प्रोग्राम फाइल को या किसी भी फाइल को आप जब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड होने वाले आइटम के साथ साथ कुछ ऐसी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाती हैं जो आपके किसी काम की नहीं है। ऐसी फाइल्स को हटाने का काम भी डिस्क क्लीनअप के द्वारा किया जाता है। उसके बाद रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर किसी भी फाइल को डिलीट करने के बाद सबसे पहले उसे रिसाइकिल बिन में ही रखा जाता है। मतलब कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर से डिलीट होने के बाद सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है। अगर रिसाइकिल बिन को आप समझना चाहते हैं तो आपके घरों में यूज होने वाला कचरे का डिब्बा, जिसे आप छोटे छोटे कचरे के लिए यूज करते हैं, रिसाइकिल बिन कह सकते हैं। उसके बाद अनयूज्ड एप्लीकेशंस, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स जो आपके काम के नहीं हैं, जिन्हें आप कभी यूज नहीं करते, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को हटाने का काम भी डिस्क क्लीनअप ऑप्शन की हेल्प से किया जाता है। अब यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि स्कैन डिस्क क्या है। स्कैन डिस्क ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को में जितनी भी फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं या उसके स्ट्रक्चर को, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को या उस फोल्डर के अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स को चेक करने का या अनयूज्ड फाइल्स वगैरह को चेक करने के लिए स्कैन डिस्क ऑप्शन को
यूज़ करते हैं। इस ऑप्शन के यूज़ करने से आपके कंप्यूटर की वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। इस ऑप्शन का यूज़ खास तौर से केवल और केवल इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह फाइल्स और जितने भी फोल्डर्स हैं उन सभी तक पहुंचने में कैपेबल होता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल्स को भी चेक कर सकते हैं, चाहे उस फोल्डर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर की फाइल रखी हो या नॉर्मली आपकी डॉक्यूमेंट फाइल रखी हो या इमेज फाइल रखी हो या किसी भी तरह की कोई फाइल रखी हो, उन सभी को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ स्कैन डिस्क सॉफ्टवेयर का मुख्य यूज केवल इसलिए किया जाता है ताकि फाइल और फोल्डर्स को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाए, और यदि कोई फाइल या फोल्डर आपके कंप्यूटर से बिना आपके डिलीट किए डिलीट हो गया है या किसी वायरस का अटैक आपके कंप्यूटर सिस्टम पर हो गया है, तब ऐसी स्थिति में स्कैन डिस्क की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को या अपनी फाइल्स को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एंटीवायरस के बारे में। एंटीवायरस देखा जाए तो एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही है जो आपके कंप्यूटर में वायरस प्रोग्राम फाइल्स को ढूंढकर उन्हें रिमूव करने का कार्य करता है। एंटीवायरस हर एक कंप्यूटर में सेफ गार्ड की तरह कार्य करता है जो मैलवेयर और ट्रोजन जैसे हार्मफुल वायरस से आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। ऐसी एंटीवायरस प्रोग्राम्स आपको मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। इन सभी प्रोग्राम्स को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं तो ऐसी वायरस फाइल्स जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की फाइल को इन्फेक्ट कर रही थी या उन्हें डैमेज कर रही थी या उन्हें अचानक से डिलीट कर देती थी, तो इन सभी फाइल्स को रिकवर करने के लिए या ऐसे वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। एंटीवायरस में पहले से बहुत सारी वायरस फाइल के सिग्नेचर या वायरस डेफिनेशन फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स को मैलवेयर की लिस्ट और उनसे संबंधित जानकारी के लिए पहचाना जाता है। अब यहाँ पर वायरस को समझने के लिए हमें सबसे पहले, या एंटीवायरस की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायरस की डेफिनेशन को समझना होगा। तो यहाँ हम समझते हैं वायरस की जो डेफिनेशन है वो क्या है। यहाँ पर एंटीवायरस जो है वो किसी भी तरह के वायरस को हटाने का काम करते हैं। यहाँ वायरस जो है आपके फाइल को इन्फेक्ट करके उन्हें डिलीट करने का कार्य भी करते हैं। यहाँ वायरस डेफिनेशन से मतलब है कि मैलवेयर को आइडेंटिफाई करना और उन मैलवेयर या उन वायरस फाइल को हटाने के लिए एंटीवायरस को अपडेट करने की नीड होना। जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का अटैक होता है तो यहाँ पर जो आपका वायरस होता है, वायरस आपकी फाइल को इन्फेक्टेड करके उन्हें डिलीट करना या उन्हें हार्म पहुँचाना स्टार्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए एंटीवायरस को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जब भी कोई भी फाइल मैलवेयर से इन्फेक्ट होती है या बंद के दौरान मैलवेयर डिटेक्ट होता है, तब एंटीवायरस इन सभी फाइल्स को चेक करता है और चेक करने के बाद वायरस डेफिनेशंस के साथ उसे मैच करता है। यदि ये सभी चीज़ें सिमिलर होती हैं तो एंटीवायरस ऐसी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो वायरस डेफिनेशन में कुछ मैलवेयर प्रॉपर्टीज और उसके जैसे प्रोग्राम के जैसे दिखाई देता है। ठीक वायरस डेफिनेशंस को एंटीवायरस कंपनीज हमेशा अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक आप इन्हें स्कैन नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हें अपडेट नहीं करेंगे, ये प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करती हैं। जब एक एंटीवायरस किसी वायरस को स्कैन करता है तो कुछ फाइल्स को रिपेयर भी किया जाता है और कुछ फाइल्स को डिलीट भी कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप सॉफ्टवेयर की
जो आवश्यकता है, उसकी जो नीड है, आप उसे समझ गए होंगे कि एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता कंप्यूटर में क्या होती है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या कनेक्शन है। बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं है और बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। एक कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।